Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Okay, 1 second. हम्म तो हमने कल की तारीख में वर्ब चैप्टर स्टार्ट किया और वर्ब के कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या पढ़ा फटाफट से रिकॉल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वर्ब की डेफिनेशन को रिकॉल किया। वर्ब क्या होता है? सो टेल मी, एज पर द डेफिनेशन ऑफ वर्ब, इंग्लिश में वर्ब। चर्चित उठ के यहाँ पे आओ। हाँ, चेयर ले लो, यहाँ पे आ जाओ। अब आप वहां देखोगे नहीं, आप यहीं देखोगे। दिख रहा है यहाँ से क्लियर? हाँ जी। सो इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, बोलो। डज इज फील्स क्या होती है? कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी जिससे किसी चीज के क्रिया मतलब होने का बोध हो, कार्य होने का बोध हो। कार्य होने का बोध में होता है चेंजेस, मूवमेंट, ऐसी चीजें हो। किसी को कुछ होने का बोध हो, इज, या किसी व्यक्ति वस्तु का कुछ फील करने का बोध हो। ठीक है, बैग किसका है वो? तो क्या उसको दान दे रहा है क्या तू? भाई तू ले जा। जब वो तेरे को तेरा बैग दे रहा है तो तू वापस दे रहा है, ले ले। ले ले, अब मत देना। सब एक से बढ़कर एक नमूने हो, कोई भी कम नहीं है। ओके, उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब में बता, मैं पहला क्लासिफिकेशन क्या था? हेल्पिंग वर्ब। तो बता दे फटाफट, मेन वर्ब क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, जल्दी जल्दी बता। ठीक है, तो एक सेंटेंस में अगर दोनों रखी हुई तो कैसे पता लगाएगा कौन सी मेन और कौन सी हेल्पिंग है? लेफ्ट साइड होगी। जो सबसे राइट में होगी वो मेन वर्ब, और उसके लेफ्ट साइड में जितनी भी रखी हुई है वो सब हेल्पिंग। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन बताओ। आप टेंस के इंस्ट्रक्शंस रिकॉल करो। चार है मैक्सिमम। वो भी कब है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उससे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर अभी पढ़ाएंगे ना टेंस वाले स्ट्रक्चर में, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा चार हेल्पिंग वर्ब, तीन या चार हैं, देखेंगे। वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, वो अपन टेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा ना। हाँ, प्रेजेंट में तो एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, डू या डज। दैट्स इट। अभी टेंस में आएंगे ना, ज्यादा उसके बारे में मत सोचो। हाँ जी, सेकंड क्लासिफिकेशन बताओ, क्वेश्चन मत भटकाओ। तो अब तो नोट्स भी हैं। सर पहले तो नोट्स नहीं थे ना, कहाँ से पढ़ें? अब तो है नोट्स। कल ही ले गया था तू तो। फिर सब कुछ पढ़ना है। सब कुछ पढ़ना है, जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं सब रिवीजन कर रहे हैं। और बिलीव भी कर सकते हैं, खूब टाइम होता है हमारे पास, बस करना चाहें तो। तो अगर कल का याद नहीं है तो कैसे याद रहेगा आगे तक, बताओ? और फिर घूम फिर के वही बात आएगी कि सर कुछ नहीं आया हमको, तो पूरा बैच खत्म हो गया, लेकिन अभी भी वही है जहां से स्टार्ट किए थे वही है। बोलो सेकंड क्लासिफिकेशन। फाइनाइट नॉन फाइनाइट, बताओ भी सही, फाइनाइट क्या, नॉन फाइनाइट क्या? जो चेंज हो जाते हैं, किसके चेंज होने से? और पर्सन के, और या फिर उनकी जानकारी भी देते हैं। चेंज होते हैं तो जानकारी भी देते हैं, और जो नहीं चेंज होते हैं वो नॉन फाइनाइट। थर्ड क्लासिफिकेशन नहीं कह सकते, एक स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब पड़ी, इंटेंसिव वर्ब। बताओ इंटेंसिव वर्ब क्या होती है? मौलिक कल थे आप? कल थे ही नहीं। क्यों नहीं थे? आज लौटे हो? कल लौटे थे। हाँ, भगवान श्री राम मिले वहां पे, दर्शन करके आए, प्रसाद लेके आए। चलो, अब ट्रैक पे आ जाओ, आशीर्वाद लेके आए हो। तो अब आशीर्वाद इज वेस्ट अनलेस वी वर्क हार्ड। आशीर्वाद कब काम करता है? जब हम हार्ड वर्क करते हैं। कि अकेला आशीर्वाद भी काम नहीं करता, अकेला हार्डवर्क भी काम नहीं करता, दोनों का मिक्सचर चाहिए। तो एक काम तो करे आए आप, आशीर्वाद तो ले आए।
अब अगला काम आपको ही करना है, वो तो भगवान श्री राम उतर के नहीं करके आएंगे, करके देंगे आप। हाँ जी। सो इंटेंसिव वर्ब बोलो, एनीवन, कृतिका? नहीं है किसी को भी याद? तो इंटेंसिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद में जिसके बाद कॉम्प्लीमेंट या एडवर्ब आ सकता है। लेकिन ऐसी इंटेंसिव वर्ब अकेली बी वर्ब भी होती है जिसके बाद कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब आ सकता है। बाकी 30 जो इंटेंसिव वर्ब्स हैं उनके बाद केवल और केवल कॉम्प्लीमेंट आएगा, एडवर्ब भी नहीं आएगा। तो एरर वहां बनती है, बी वर्ब के साथ एरर नहीं बनती क्योंकि उसके बाद तो दोनों चीजें आ सकती हैं, तो गलती हुई नहीं कहीं। जो बची हुई 30 कॉम्प्लेक्स इंटेंसिव वर्ब्स हैं, लगभग 30, बी वर्ब के अलावा, उनकी एरर आती है एग्जाम में क्योंकि उनके बाद एडवर्ब नहीं आ सकता, और एडवर्ब क्या होता है, एलवाई लगने वाला शब्द होता है, तो हमको उनको एडवर्ब से एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना होता है, दैट मींस एलवाई को हटाना होता है, जैसे स्वीटली का स्वीट। समझ गए? क्लियर? ये हमने कल सीखा। और आज चौथा क्लासिफिकेशन और आखिरी क्लासिफिकेशन है इन ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव, जो आपका सबसे फेवरेट है क्योंकि यही वो चीज है जो आपने बचपन से पढ़ी है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक। तो इसकी डेफिनेशन तो शायद ही आपको नहीं पता हो, वैसे मैं बताऊंगा। तो बताओ सकर्मक अकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक पॉजिटिव क्रिया पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होती है? क्रिया भी प्लस माइनस होती है क्या? हाँ, जैसे भागना, बताओ पॉजिटिव क्रिया है नेगेटिव क्रिया? तो फिर बताओ, या तो आप कह रहे हो पॉजिटिव क्रिया नेगेटिव क्रिया, तो डिफरेंस भी बताओ क्योंकि हमने तो नहीं सीखा। बोलो, सकर्मक अकर्मक नहीं पता? केवल शब्द के नाम ही पता थे क्या? कारक पढ़े आपने? कारक हिंदी में कर्ता ने, तो कर्ता ने कर्म को में कर्ता और कर्म क्या क्या चीजें होती हैं? कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है? कर्म जिस, नहीं, जिस पर हो रहा है, जिसका इफेक्ट जिस पर पड़ रहा है, जिसका इफेक्ट जिस पर पड़ रहा है, ठीक है। एक्शन करने वाला कर्ता होता है और उसका इफेक्ट जिस पर पड़े वो होता है कर्म। तो जैसे हिंदी में कर्ता ने कर्म को होता है, वैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट को होता है। सब्जेक्ट एक्शन करने वाला है, ऑब्जेक्ट वो है जिस पर एक्शन होने वाला है। तो सकर्मक मतलब सकर्मक जिसमें कर्म मौजूद है, अकर्मक जिसमें कर्म मौजूद, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है, और जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद यानी एक्शन हो रहा है लेकिन उसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है वो मेंशन है, तब तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है। लेकिन एक्शन हो रहा है पर इफेक्ट किस पर पड़ रहा है वो मेंशन नहीं है, या वो मेंशन नहीं किया जा सकता, वो क्या होती है, अकर्मक क्रिया। जैसे कि रुद्र क्लास में बैठा है, तो इसका इफेक्ट होना पड़ा किसमें? ऐसा तो नहीं रुद्र क्लास में बैठा है तो लाइट चली गई, कुछ इफेक्ट होना पड़ा? पड़ा क्या? नहीं, ऐसा नहीं रुद्र क्लास में बैठते भूकंप आ गया, नहीं हुआ। तो ये अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। रुद्र ने खाना बनाया, तो खाना यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, खाने पर प्रभाव पड़ा ना, एक्शन रुद्र ने किया तो कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट किसी न किसी नाउन पे पड़ रहा है या प्रोनाउन पे पड़ रहा है, तो वो सकर्मक क्रिया, वो ट्रांजिटिव वर्ब है। खाना बनाना ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन बैठना ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इन ट्रांजिटिव वर्ब। अभी क्लियर है क्या? सकर्मक अकर्मक, ठीक है। डिटेल में चले आप इसकी, ओके। सो आप देख भी पा रहे हो, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, अकर्मक क्रिया होती है जिसमें कर्म नहीं होता, दैट मीन्स जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। कर्म बोले तो इंग्लिश में कर्म होता है ऑब्जेक्ट और कर्ता होता है सब्जेक्ट, ठीक है। और ट्रांजिटिव होता है जिसमें कर्म है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट इंप्रेशन में समझ में आया सकर्मक अकर्मक अभी तक? तो बोलो। ठीक है, अब अपन एक एक करके उठा रहे हैं। सबसे पहले अपन उठा रहे हैं इंट्रांजिटिव वर्ब जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो डेफिनेशन इज वेरी मच क्लियर, यदि सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो, तो सर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या होगा? तो फिर नहीं, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट तो बेटा इंटेंसिव वर्ब में आता है, खत्म हो गया इंटेंसिव वर्ब का काम। कॉम्प्लीमेंट किस में आता है? इंटेंसिव वर्ब में आता है, खत्म इंटेंसिव वर्ब का काम। अब ऑब्जेक्ट है या नहीं है इस पे टिप्पणी करनी है। तो या तो ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसकी जगह कौन कौन आ सकता है? कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। तो कॉम्प्लीमेंट तो आएगा नहीं, वो तो इंटेंसिव वर्ब में खत्म हो गया, इंटेंसिव वर्ब में खत्म हो गया। अब क्या बचा? एडवर्ब। क्या बचा? तो इसके बाद एडवर्ब आ सकता है, आना कंपलसरी नहीं है पर आ सकता है। जैसे कि चिड़िया उड़ रही है, तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, जिस इस पर इस एक्शन इस सेंटेंस में कहीं थोड़ा ना कोई ऐसी चीज दिख रही है जिस पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, एक्शन के होने का प्रभाव। मैंने कहा चिड़िया आसमान में उड़ रही है, तो अब ऑब्जेक्ट अभी भी नहीं है लेकिन अब एडवर्ब है आसमान में,
एडवर्ब क्या होता है? जो टाइम प्लेस मैनर की जानकारी दे। किसकी जानकारी दे? एक्शन किस समय हुआ, एक्शन किस जगह हुआ, एक्शन किस तरीके से हुआ। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो किस जगह ये एक्शन हुआ वो पता चला। तो अगर मैं आकाश में को हटा दूं, पक्षी उड़ रहे हैं, तो भी सेंटेंस करेक्ट है। तो एडवर्ब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कंपलसरी नहीं है। किसमें? इंट्रांजिटिव वर्ब। पढ़ो। यदि सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो उसमें आने वाली वर्ब को इंट्रांजिटिव कहेंगे, पहली चीज। फिर आगे की चीज ये है कि ये वर्ब अपने बाद एडवर्ब ले सकती है, जो कि दो प्रकार की होती है। अब इनके बाद में जो एडवर्ब आ रही है, इनके बाद में जो एडवर्ब आ रही है वो भी दो प्रकार की है। समझ में आया? क्लियर है? बोलो। अब इनके बाद में जो एडवर्ब होती है दो प्रकार की, कैसे? एक तो होती है वन वर्ड एडवर्ब, एक ही शब्द की एडवर्ब, और एक होती है कुछ शब्दों का समूह मिलके एडवर्ब बना है। तो दो प्रकार की कौन सी हो गई? एक तो वन वर्ड और एक फ्रेज, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं पद, फ्रेज। तो वर्ड की फॉर्म है, एक फ्रेज की फॉर्म है। ठीक है, चलें देखें आगे। देखो, सेंटेंस है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। तो यहां पे पृथ्वी ने कोई ऐसा एक्शन नहीं किया जिसका प्रभाव सन पे पड़ा है, नहीं किया ना, तो सन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन सन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी नहीं होगा। राउंड द सन, ये पूरे जो शब्दों का समूह है, ये जगह की जानकारी दे रहा है कि पृथ्वी कहाँ चक्कर लगाती है? सूरज के चारों तरफ। तो ये राउंड द सन क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। समझ आया? क्लियर है? नेक्स्ट देखो, द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे। अच्छा, दो तरह के एडवर्ब इस सेंस में भी होती है। देखो, कुछ एडवर्ब्स ऐसी भी होती हैं, सुनना ध्यान से, वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड्स तो होती हैं। वो तो देखो, एडवर्ब को क्लासिफाई करने का एक बेसिस हो गया कि एक शब्द की, एक से ज्यादा शब्द की। अब एडवर्ब को क्लासिफाई करने का दूसरा बेस देखो, दूसरा बेस ऐसा है, कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती है, मतलब कुछ समय, प्लेस और जानकारी ऐसी होती है मैनर की, जो हम हटा सकते हैं सेंटेंस से, और कुछ है कि जो हम हटा नहीं सकते। तो अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी हटा सकते हैं, कौन सी नहीं हटा सकते, है ना। तो इस सेंटेंस में अर्थ मूव्स पे अगर मैं सेंटेंस रोक दूं और एडवर्ब को हटा दूं, पृथ्वी घूमती है, तो सेंटेंस करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा? करेक्ट होगा। ओके। द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे, अब समय की जानकारी है, सूर्य चमकता है कब? दिन के दौरान। तो समय की जानकारी हो गई। इसमें से अगर ये ड्यूरिंग द डे हटा दूं तो सेंटेंस सही होगा क्या? ये फ्रेज बन जाएगा। ये तो सेंटेंस है बेटा, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब हमेशा सेंटेंस होता है। सही है? क्लियर? इस फ्रेज को हटा दूं। नेक्स्ट देखो, द मून शाइन्स एट नाइट, सूर्य रात को चमकता है। तो ये भी समय की जानकारी है, और हटा दूं तो क्या होगा? सोचना जरा, करेक्ट या इनकरेक्ट? करेक्ट या इनकरेक्ट? करेक्ट। ओके, देखते हैं। इनकरेक्ट। ओके, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। नहीं, सेंटेंस तो करेक्ट है, इन बर्ड्स फ्लाई तक सही है, ये ऐसे बोलो। इन द एयर, यहाँ पे अगेन प्लेस की जानकारी होगी, तो ये एडवर्ब है। अच्छा, ये सारी की सारी वर्ब इंट्रांजिटिव है, पहला फोकस ये करना। ये सारी की सारी वर्ब्स है ना, जैसे घूमना, चमकना, उड़ना, ये क्या है? इंट्रांजिटिव है। इनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता इनके। क्या? लेकिन ऐसा इस सेंटेंस में तो, ऐसे तो फिर हर एक्शन का प्रभाव है। ऐसे तो दुनिया में, प्रकृति में हर चीज जो है किसी न किसी कारण से है, इत्तेफाक से कुछ नहीं है। पक्षियों का उड़ना भी किसी कारण से ईश्वर ने इस प्रकृति को ऐसा बनाया कि पक्षी उड़े। कोई ना कोई कारण सबका है, हर चीज इंटरकनेक्टेड है। बट इस सेंटेंस में तो वो इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा ना। बात ये, समझ गए? इनडायरेक्ट इफेक्ट जो भी होता है उससे मतलब नहीं है। क्लियर? ठीक है ना। ऐसा थोड़ा नहीं कि सूरज चमका उसकी वजह से अंधेरा हुआ, या उसकी वजह से, वो फिर अगर होता तो मैं सोचता। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, तो इसमें भी फ्लाई क्या है? एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, जो जिसका इफेक्ट किसी पे नहीं पड़ता जनरली। और इन द एयर उसका एडवर्ब है, और हाँ जी, आओ। हाँ, फर्स्ट वाले को क्या, क्वेश्चन क्या है? नहीं, क्वेश्चन आगे क्या क्वेश्चन? तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जब भी लिखने के लिए कहता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखी जाती है। अभी पहला ही क्वेश्चन चल रहा है तेरा? अच्छा, अच्छा, उल्टा चल रहा है। चलो, ठीक है, डन। आगे वाला सेंटेंस देखूं मैं।
थर्ड वाला देखूं। हाँ, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। लकड़ी फ्लोट करती है, फ्लोट मतलब पानी पर तैरती है। तो वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, यहाँ पे ऑन वाटर क्या है, जगह की जानकारी है, कहाँ तैरती है, प्लेस की जानकारी है। तो यहाँ पे ऑन वाटर हो गया उसका एडवर्ब। अब अगर मैं इसको हटा दूं फिर सेंटेंस सही है, ठीक है। नेक्स्ट, ही लिव्स इन दिल्ली। अब बताओ जरा, वो दिल्ली में रहता है तो उसके दिल्ली में रहने से दिल्ली पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, दिल्ली ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन इन दिल्ली एडवर्ब है, उसके रहने की जगह की जानकारी, एक्शन के होने की जगह की जानकारी। सो इन दिल्ली इज एडवर्ब। और अगर मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर दूं तो अब गलत। ही लिव्स, ऑब्वियसली सेंटेंस इनकरेक्ट है। ही लिव्स, वो रहता है। कहाँ रहता है, मैं क्या करूं, वो रहता है। मतलब देखो सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि जब स्टॉप हो जाए ना, तो सामने वाला जो बंदा है जिसको आप ये बात बता रहे हो, वो ऐसे ना करे, वो ऐसा सवाल ना करे कि फिर मैं क्या करूं। अगर उसने ऐसा सवाल कर दिया ना फिर मैं क्या करूं, तो समझ जाना यार कुछ ना कुछ मैंने अधूरी इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर आप किसी को कहोगे वो रहता है, तो सामने वाला डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा ही सवाल करेगा, तो मैं क्या करूं, रहता है तो रहने दे उसको। सूरज चक्कर लगाती है, सूरज चक्कर लगाती है ना। तो ठीक है, अर्थ चक्कर लगाती है। अभी मैंने कहा कि अर्थ घूमती है। तो अगर मैं बताऊं आपको कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है या ना बताऊं, आपको नहीं पता क्या, आपको पता है या नहीं पता है। तो जो चीज पता है उसी को हटा सकते हैं क्योंकि वो अंडरस्टूड मानी जाती है। वो रहता है तो आपको पता है क्या कहाँ रहता है, नहीं पता, इतनी सारी जगह कहीं भी रह सकता है। दिस इज द लॉजिक। ओके, मैंने कहा जो वुड है वो तैरती है। अब तैरना तो पानी में ही होता है या लिक्विड वाली चीज में ही होता है। तो ये कोई बताने की जरूरत नहीं है कि पानी में तैरते हैं हम या वुड तैरती है, ये कोई बताने वाली चीज नहीं है। मैं कहा चंद्रमा चमकता है, तो बताने वाली चीज नहीं है कि कौन से समय चमकता है। ठीक है, क्लियर है। ही लिव्स इन दिल्ली में इन दिल्ली बोलना कंपलसरी है, इसको नहीं हटा सकते। एक और सेंटेंस ले लो इसका। ही गोज टू स्कूल, वो जाता है, कहाँ जाता है, तो टू स्कूल यहाँ पे एडवर्ब है, बताना जरूरी है कि वो टू स्कूल है। तो पढ़ो अब, रूल पढ़ो। ऑप्शनल, ऑब्लिगेटरी। ऑप्शनल मतलब हटा दो, ऑप्शन है आपके पास। ऑब्लिगेटरी को बोलते हैं हम कंपलसरी, चाहकर भी नहीं हटा सकते, समझे। तो बताओ उसमें ऑप्शनल कौन सी और ऑब्लिगेटरी कौन सी, जल्दी से बोलो। शुरू की जो कैटेगरी जिससे सेंटेंस से हटाया जा सके, जिससे सेंटेंस से हटाया नहीं जा सके। अच्छा बताई नहीं उसने, हम बता देते हैं, देखो। ऑल दिस कैटेगरी इज व्हाट, ऑप्शनल, एंड दिस कैटेगरी इज व्हाट, ऑब्लिगेटरी। बोलो, ऑब्लिगेटरी, दैट मीन्स कंपलसरी। तो ऑफ कोर्स अब आप समझ गए होंगे कि एरर ऑप्शनल में तो आ ही नहीं सकती। एरर कब आएगी, एग्जाम में क्वेश्चन किस पे बनेगा, भाई जिसको हटाने ना हटाने से कुछ फर्क नहीं, मैंने तो सवाल क्या बनाऊं, क्वेश्चन क्या बनाऊं, मैं क्वेश्चन तो मैं इसी में बनाऊंगा। ही लिव्स पे छोड़ दूं, सेंटेंस इनकरेक्ट। ही गोस पे छोड़ दूं, सेंटेंस इनकरेक्ट। समझ आया, क्लियर। सो इंट्रांजिटिव वर्ब का मुद्दा खत्म, बस दो ही रूल हैं यहाँ पे, मतलब एक ही रूल है देखा जाए तो, एडवर्ब आता है। अब वो आता है तो दो तरह का आता है, ऑप्शनल या ऑब्लिगेटरी। आपको पहचानना है कि लगना जरूरी है या नहीं है, लगना जरूरी नहीं है तो कोई बात नहीं, लगना जरूरी है तो लगाओ, अदरवाइज एरर है उस पार्ट में। ठीक है, ओके। अब आ जाओ ट्रांजिटिव। अब सकर्मक क्रिया है। अब अभी तो मैंने ऑब्जेक्ट की बात नहीं करी, एक्शन जो हो रहा है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है इसकी बात अभी तक मैंने नहीं करी। ऐसा एक्शन लिया ही नहीं मैंने जिसका प्रभाव पड़ता हो किसी पे। लेकिन अब एक्शंस कैसे लेंगे हम, जिसका किसी न किसी पे क्या पड़ता हो, प्रभाव पड़ता हो, दैट मीन सकर्मक क्रियाएं, ट्रांजिटिव वर्ब। तो डेफिनेशन तो वेरी मच क्लियर कि सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो क्रिया कैसी है। अब जैसे ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा वो बात करिए अपन ने पहले। तो ऑब्जेक्ट है तो क्या क्या हो सकता है उसकी बात करेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये चार तरीके से सेंटेंस में मिल सकता है। कितने तरीके से, पहला तरीका है सिंगल ऑब्जेक्ट मिल गया, दैट्स इट, खत्म कहानी। दूसरा तरीका है ऑब्जेक्ट के बाद एक और ऑब्जेक्ट मिल गया। और ये वाला कॉन्सेप्ट ढंग से समझ लेना, ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है, क्योंकि नरेशन में काम आएगा और वॉइस में भी काम आएगा। नरेशन से ज्यादा वॉइस में काम आएगा, क्योंकि वॉइस में पता है क्या होता है, आपको पता होगा, वॉइस में सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं करी, करी ही नहीं है। टेंथ में आ गए, कैसे आ गए, एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं करी, आज तक नहीं करी। एक्टिव से पैसिव में चेंज करना, पैसिव से आपने नहीं करी, करी तो है ना। तो करी तो है, तो इतना तो पता होगा कि एक्टिव से पैसिव में आते टाइम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट
बोलो। जाओ। अच्छा आपकी साइंस की क्लास, अच्छा आप तो आते ही नहीं हो साइंस। जाओ, कल देखेंगे फिर, है ना। करिए। एक्टिव पैसिव क्या होता है? सेंटेंस को सब्जेक्ट के फोकस करके बोलना या फिर ऑब्जेक्ट को फोकस करके बोलना। जैसे राम ने खाना खाया, तो राम पे फोकस हो रहा है, यह है एक्टिव वॉइस में। राम के द्वारा खाया गया, इसमें खाने पे फोकस हो रहा है, तो यह है पैसिव वॉइस। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना। जैसे राम ने रावण को मारा, रावण राम के द्वारा मारा गया, तो पहले मैं सब्जेक्ट को फोकस कर रहा हूं भी मारा किसने, दूसरे में मैं ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहा हूं मरा कौन। तो ये होता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ठीक है। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हम चैप्टर नंबर 9 में सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो 10th बोर्ड में आएगा ही आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। यस, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो इंटीग्रल पार्ट है, आएगा ही आएगा। ठीक है। तो थोड़ा बहुत अब उसके लिए ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट समझो। क्यों? क्योंकि एक्टिव पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, बिकम्स। अब सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं कह रहा है, तो दो ऑब्जेक्ट आएंगे, तो कौन से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊं, ये है मुद्दा। भाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन दो आ रहे हैं सर, किसको बनाऊं, इसको या इसको, और इसको बनाऊं तो क्या रूल है और उसको बनाऊं तो क्या रूल है, ये सीखना है आपने। क्या? दो ऑब्जेक्ट में से एक ही सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं लेकिन दो सब्जेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, समझे? तो एक बनाएंगे तो दोनों के रूल्स होंगे, इसको बनाने के अलग रूल्स होंगे, सेकंड को बनाने के अलग। ठीक है, चले आगे। दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है भैया, और ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब भी आ सकता है। तो आप कहोगे सर एडवर्ब आ रहा है तो पहला ही केस हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है ना भैया, तो ऑब्जेक्ट आ गया तो सकर्मक क्रिया है। अगर ऑब्जेक्ट को हटा दूं, सिंगल एडवर्ब लिखूं, तो अकर्मक क्रिया है। पिछला वाला केस बन गया, समझे क्या? और इधर आओ स्क्रीन पे, अगर यहां से ऑब्जेक्ट को हटा दूं, सिंगल कॉम्प्लीमेंट लिख दूं, तो फिर कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है बोलो? बोलो, फोकस करो भाई। इंटेंसिव वर्ब जो कल करी थी। भाई इन स्ट्रक्चर्स में एक चीज फिक्स है कि ऑब्जेक्ट एक तो आना जरूरी है, तभी वो सकर्मक क्रिया है। अब ऑब्जेक्ट के साथ क्या आ रहा है वो अगला मुद्दा है। तो ऑब्जेक्ट के साथ अगर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो भी सकर्मक क्रिया, ऑब्जेक्ट के साथ एडवर्ब आ रहा है तो भी सकर्मक, लेकिन इनमें से अगर ऑब्जेक्ट हटा दूं तो ये तो बन जाएगी अकर्मक क्रिया, और वो बन जाएगी मेरी इंटेंसिव वर्ब। समझे क्या? चलें आगे। अब चारों स्ट्रक्चर, सिंगल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, चारों के सेंटेंस जब तक नहीं लेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल सेंटेंस तो लेना इज द मेन चीज। राम प्लेस चेस, राम चेस खेलता है, तो सिंगल ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, दिस, तो पहले वाले स्ट्रक्चर से मैच कर रही है। सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट के एक आध सेंटेंस देखो और भी हैं। सीता कुक्स फूड, सीता खाना बनाती है, तो सीता बनाने वाली, खाना बनने वाला, कुक्स वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। समझ आया? सिंगल ऑब्जेक्ट, दोनों में सिंगल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखो, ही इज वॉचिंग अ हिंदी फिल्म, तो ही जो है वॉच कर रहा है, इज वॉचिंग एक्शन हो गया, वर्ब हो गई, और ए हिंदी फिल्म क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में जितना जल्दी तोड़ना से क्या। हाँ, तो अगर नाउन का एडजेक्टिव लग रहा है तो वो भी पूरा ऑब्जेक्ट का पार्ट होगा। हिंदी का अलग से कुछ महत्व है क्या? हिंदी लिख के छोड़ दूं तो इसका कुछ अलग से महत्व है क्या? हिंदी फिल्म का ही महत्व है। अगर आपने नाउन के बगल में उसका एडजेक्टिव बिठा रखा है, तो अब जहां जहां नाउन जाएगा ना, एडजेक्टिव साथ साथ घूमेगा। अभी आप एक्टिव पैसिव में जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाओगे ना, पूरा आएगा ये हिंदी फिल्म इधर, अकेला फिल्म नहीं आएगा। समझ गए? एट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव्स की ये कहानी होती है कि एट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्टिव हमेशा नाउन से पहले लगता है। तो हाँ, किसी भी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आ सकते नहीं, ये कह रहा है ना। सब्जेक्ट की जगह नहीं आएगा, सब्जेक्ट तो सिंगल होता है किसी भी सेंटेंस, मतलब जितनी वर्ब होती है उतने होता है, तो सिंगल वर्ब है तो सिंगल सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, शर्माओ मत, अपनी ही कोचिंग है। हो गया? स्टेपल करना है। ये किसकी है? ये अभिषेक की। अभिषेक खुद क्यों नहीं आया? शर्मा रहा है? अभिषेक कौन है? तो उसने आपके हाथ लेके भेज दी, मेरी भी दिया। और ये किसकी है? और आपकी? आंसर से इसमें लिख दिया, दिखाओ। तो मैं इसको चेक करूं फिर, गलती से इसमें कैसे लिख दिया? अभी हमारे पास 5-10 मिनट है, फटाफट इसमें लिखो, एक शीट और लो उसमें लिखो, अभी साइंस की क्लास में टाइम है। हाँ जी, क्लियर।
यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। सो ए हिंदी फिल्म, यहाँ पे क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो तीनों ही सेंटेंस अभी मेरे को फर्स्ट स्ट्रक्चर से दिखाई दिए जिसमें सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, फाइन। और चौथा ऑब्जेक्ट, चौथा सेंटेंस भी उसी स्ट्रक्चर का है, शी इज राइटिंग अ लेटर। तो शी हो गया सब्जेक्ट। सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में तोड़ना सीखो, आधी कहानी आसान होने लग जाएगी। शी और सब्जेक्ट स्क्रीन पे, इज वॉच इज राइटिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग मेन वर्ब होगी, है ना। अब सब पता होना चाहिए हेल्पिंग कौन सी है, मेन कौन सी है, ज्यादा कॉन्सेप्ट टेंस का पार्ट है ना। और ए लेटर क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये भी सिंगल ऑब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर है। चलें अब चार के बाद आ जाओ नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, मतलब तो ही सब्जेक्ट, टोल्ड वर्ब, किसे सुनाई और क्या सुनाई दोनों ऑब्जेक्ट हैं। किसे और क्या ये दोनों चीजें ऑब्जेक्ट्स होती हैं। जिसका जिसका सवाल किससे किया जाए भाई, किसे, और जिसका सवाल क्या से किया जाए, क्या, वो दोनों क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। जैसे मैं इसका सवाल करता तो क्या करता, राम क्या खेलता है, सीता क्या बनाती है, वो क्या देख रहा है, और वो क्या लिख रही है। तो क्या से सवाल करने वाली जो चीजें होती हैं वो ऑब्जेक्ट होता है जो, हाँ जो, यस आपको एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसमें एलएचएस और आरएचएस सेम आना चाहिए। ओके ट्राई करो। ठीक है डन, क्लियर। तो मी भी ऑब्जेक्ट है, स्टोरी भी ऑब्जेक्ट है, तो क्लियरली यू कैन आइडेंटिफाई कि ये डबल ऑब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर है। अब सुनो, ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, शॉर्ट में सुनो, क्योंकि ज्यादा डिटेल में तो फिर एक्टिव पैसिव में बताएंगे। जब दो ऑब्जेक्ट आते हैं, जब भी दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो एक ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट, एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट। एक ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट, एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के कुछ रूल्स हैं, दो तीन रूल्स हैं। उसमें से सबसे मेन और बेसिक रूल मैं बता रहा हूं, डिटेल में फिर एक्टिव पैसिव में बताएंगे। ठीक है, तो जो मेन रूल है वो ये है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से जनरली ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट लिविंग होता है और एक ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है। देखो मी तो है लिविंग और स्टोरी है नॉन लिविंग। तो लिविंग होता है हमेशा, लिविंग होता है हमेशा इनडायरेक्ट, और नॉन लिविंग होता है हमेशा डायरेक्ट। अब सवाल ये आता है सर दोनों लिविंग आ जाए या दोनों नॉन लिविंग आ जाए तो क्या करें। तो इतनी डिटेल, और ऐसे सेंटेंस बहुत कम होते हैं जिसमें दोनों ही लिविंग हो या दोनों ही नॉन लिविंग हो, तो इसकी डिटेल अपन एक्टिव पैसिव में देखेंगे। क्योंकि ये अभी यहाँ का मुद्दा नहीं है कि ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट कैसे और ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कैसे देखते हैं ना। तो इसमें से ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट तो हो जाएगा लिविंग वाला ओ आई, और ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हो जाएगा मेरा नॉन लिविंग वाला। हाल फिलहाल के लिए इतना याद रखो, लिविंग तो होगा इनडायरेक्ट और नॉन लिविंग होगा मेरा डायरेक्ट। अगला वो देखो सेंटेंस, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी। तो ऑब्वियसली मी एंड बुक दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है। मी तो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बुक हो गया मेरा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट। लिविंग नॉन लिविंग के हिसाब से डिस्टिंग्विश हो गया ये भी। हाल फिलहाल लिविंग नॉन लिविंग के हिसाब से डिस्टिंग्विश करो। नेक्स्ट देखो, चार सेंटेंस के भी हैं। ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, उसने मुझसे एक सवाल पूछा। तो किससे पूछा क्या पूछा, दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। किससे पूछा क्या पूछा, दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मी तो हो गया ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट और क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्ट डायरेक्ट। ठीक है नेक्स्ट, ही रेड मी द रामायण, ही रेड मी द रामायण का मीनिंग बताओ पहले तो। अच्छा इन सेंटेंस में तो शायद ही किसी का मीनिंग ना समझ में आया हो। ठीक है ना, सबका समझ में आ रहा है। तो अब इसका बताओ, ही रेड मी द रामायण, उसने मुझे रामायण पढ़कर सुनाई, उसने मुझे रामायण पढ़कर सुनाई। तो किसको सुनाई और क्या सुनाई, ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट। स्क्रिप्चर से पहले अपन द लगाते हैं, पीछे सीखते हैं। ठीक है डन, यहां तक कोई डाउट किसी को भी, नो। अब थर्ड स्ट्रक्चर देखना, ऑब्जेक्ट प्लस चार सेंटेंस के भी देखो। पीपुल कॉल्ड हिम अ फूल, मतलब एक पागल कहते हैं, एक पागल कहते थे, कहलाते थे। कहते थे। लोग उसे पागल कहते थे या लोग उसे पागल बुलाते थे, कॉल करने का मतलब कहना है बुलाना। ठीक है, संबोधित करना वाला। तो देखो कहता कौन था, क्या एक्शन करते थे लोग, कहने का। किसे कहते थे, क्या कहते थे। अब आपको लगेगा ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। भाई फूल एक नाउन होता है और नाउन ऑब्जेक्ट नाउन का काम कर सकता है। फर्स्ट इंप्रेशन में आप 100%, अभी आप कह रहे हो, लेकिन जब एग्जाम में सेंटेंस आएगा तो आपको 100% लगेगा ये डबल ऑब्जेक्ट का केस है। ठीक है, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मैं खुद कह रहा हूं, मुझे भी लग सकता है ना। तो अब अपन पहले इसके चार सेंटेंस देखें और फिर हम पता लगाएंगे कि कैसे हम पता लगाएं कि, हाँ आ जाओ, हो गया, पेपर हो गया।
कैसे हम पता लगाएंगे कि ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट का केस है या ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट का केस है, हम कैसे पता लगाएंगे? विशेषता नहीं बता रहा, उसका हाँ विशेषता कह सकते हो, उसका कॉम्प्लीमेंट है। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, स्टोरी और मी दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु हैं या सेम है? मी और बुक दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु या सेम है? मी और क्वेश्चन एक अलग अलग व्यक्ति या वस्तु या सेम है? और मी और रामायण अलग अलग व्यक्ति या वस्तु हैं, लेकिन हिम और फूल तो सेम है, उसी को तो फूल कह रहे हो। तो जब सेम हो, वो सेम व्यक्ति या वस्तु से संबोधित हो, तो एक ही ऑब्जेक्ट है, वहां पे दो लोग मौजूद ही नहीं है, दो अलग अलग व्यक्ति वस्तु मौजूद ही नहीं है, एक ही व्यक्ति या वस्तु मौजूद है, दूसरा तो उसका उपाधि है, दूसरी चीज जो कह रहे हो वो तो उसकी उपाधि है। तो एक ही ऑब्जेक्ट है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। किसका? इस ऑब्जेक्ट का, ना कि सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का भी कॉम्प्लीमेंट होता है किसी किसी सेंटेंस में, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। अगर ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट आ रहा है देन 100% वो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट का ही है। अगर अकेले में कॉम्प्लीमेंट आ रहा है विदाउट ऑब्जेक्ट, तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का है, जैसे कि इंटेंसिव वर्ब में हो रहा था। ठीक है, जैसे ही बिकेम ए डॉक्टर, तो इसमें डॉक्टर अब ही यानी सब्जेक्ट की उपाधि है। अकेला कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो वो इस ऑब्जेक्ट बगल वाले ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। समझ आया? ठीक है। ग्रामर पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है बेटा, आप स्ट्रक्चर्स में तोड़ना शुरू कर दो सेंटेंस को, शब्द जैसे ही आप स्ट्रक्चर में तोड़ सको क्या सब्जेक्ट है, तो आधी ग्रामर आसान लगने लग जाती है। ठीक है, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के उसको सीखो। नेक्स्ट सेंटेंस देखो इस कैटेगरी का, वी इलेक्टेड रवि प्रेसिडेंट, मतलब मैं रवि को प्रेसिडेंट के हमने रवि को प्रेसिडेंट के तौर पे चुना। नहीं, उसको भूल जाओ अभी, वो होगा नहीं होगा, होगा तो कंपलसरी रूप से होगा, इसकी बात अपन प्री पोजिशन में करेंगे। ठीक है, अभी तो आप ऑब्जेक्ट पे फोकस करो, ये ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट। और अभी मैं ये बता चुका हूं आपको कि प्रेसिडेंट एक ऐसी पोस्ट है, आर्टिकल में बता चुका हूं कि प्रेसिडेंट एक ऐसी पोस्ट है जो एक बार में एक ही इंसान होल्ड कर सकता है। तो जब भी ऐसी पोस्ट इलेक्ट और कुछ वर्ब्स बताई थी, इलेक्ट, चूज, अपॉइंट, नॉमिनेट, उसके बाद आ जाए तो विदाउट आर्टिकल आएगी। अब फूल कोई एक ऐसी पोस्ट नहीं है जो एक बार में एक ही इंसान बने, फूल तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो इसमें आर्टिकल लगा है, इसमें नहीं लगा है, तो वो आर्टिकल्स के रूल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी आप ये इस पे फिर भी किसी भी चीज का हो, किसी भी चीज का प्रेसिडेंट हो एक ही होता है, किसी भी चीज का। जैसे मान लो कॉलोनी का प्रेसिडेंट है, दो होते हैं क्या? कभी सुना है आपने कॉलोनी के दो प्रेसिडेंट? वाइस होता है ना, प्रेसिडेंट तो एक ही होता है ना, एक ही होता है ना। अब देखो एक्सेप्शनल केसेस को काउंट नहीं करते, मान लो सर वो प्रेसिडेंट मर गया हो तो इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया हो, जैसे होता है कई बार, जैसे मान लो किसी की डेथ हो जाती है तो कुछ दिनों के लिए, जैसे एक दिन का सीएम भी बन गया था, तो वो एक्सेप्शनल केसेस है। हम जनरल केसेस से रूल्स को काउंट करते हैं हमेशा। कई बार ऐसा होता है कि वो भी रहता है और वो भी, मान लो बीमार है, तो एक वर्ड आता है इंटरिम सीएम या इंटरिम प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, लेकिन उस केसेस को हम यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट देखो। हाँ, ये तो डिस्कस किया ही नहीं कि रवि ऑब्जेक्ट है वहां पे, प्रेसिडेंट तो इस रवि की उपाधि है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रेसिडेंट क्या है यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट है। वी चोज राम मॉनिटर, हमने राम को मॉनिटर के रूप में चुना, तो ऑब्जेक्ट कौन है? राम। मॉनिटर ऑब्जेक्ट नहीं है, मॉनिटर तो राम की उपाधि है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है मौलिक? ठीक है, नेक्स्ट। द पुलिस वॉन्ट हिम अलाइव, पुलिस उसको जिंदा चाहती है, तो पुलिस चाहती इसको है, ये है ऑब्जेक्ट, इसको जिंदा चाहती है, तो अलाइव हिम होना चाहिए, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो हिम और अलाइव दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु है, वही हिम अलाइव होना चाहिए वो जो हिम है ना वही अलाइव होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। अब लास्ट कैटेगरी देखो बेटा, कौन सी बची? ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। तो एडवर्ब एक ऐसी चीज है जो टाइम, प्लेस, मैनर की जानकारी देती है, ये पता होना चाहिए। चलो सेंटेंस देखो। द ही पुट द बुक ऑन द टेबल, उसने किताब रखी कहाँ पे? तो ही सब्जेक्ट, पुट बोलो, द बुक किसको रखी, कहाँ रखी? ऑन द टेबल। प्लेस का एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये। अगला सेंटेंस देखो, नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ो। अब सुनो, अब सेंटेंस है नीचे, ये तो एग्जाम्पल्स थे, ये तो क्या थे? अब कुछ एरर्स की बात हो जाए। इन ऑल सरकमस्टेंसेस, सारे सरकमस्टेंसेस में, सरकमस्टेंस का मतलब क्या होता है? मुश्किल नहीं हो सकती, सिचुएशन, परिस्थितियां।
सारी परिस्थितियों में, सारी सिचुएशंस में आई हैव हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की है, एंड ही नोज, और वो जानता है। क्या एरर लग रही है सेंटेंस, या पढ़ने से करेक्ट लग रहा तो है? और क्या जानता है? क्या जानता है, वेरी गुड। देखो वर्ब की एरर बड़ी ही डेप्थ में सोचनी पड़ती है, वन ऑफ द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको मैं एक चीज बताऊं, टेंस बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, एक्टिव पैसिव बहुत सरल है, नरेशन बहुत स्कोरिंग एंड करेक्ट, मतलब सरल से ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये कॉन्सेप्ट होते हैं ना वर्ब वाले, जिनको बच्चा पढ़ता ही नहीं है, पढ़ाया नहीं जाता, ये होते हैं मुश्किल, और इनकी एरर निकालना होती है मुश्किल। वहां तो फिक्स रूल्स हैं, वहां तो फिक्स रूल्स हैं, तो फिक्स रूल्स पढ़ना आसान है। जहाँ पे फिक्स रूल्स नहीं है, जहाँ पे सेंटेंस का भाव समझना पड़ रहा है, वो सेंटेंस है मुश्किल। तो मैंने कहा वो जानता है। क्या जानता है, क्या जानता है, बताना जरूरी है कि नहीं है? तो इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब की एरर बनती है ऐसे, जहां पे ऑब्जेक्ट लगना जरूरी है और मैं बोल ही नहीं रहा हूं, तो गलती है, बोलो ना। तो वो क्या जानता है, वो इस बात को जानता है कि मैंने उसकी मदद की है, सारी परिस्थितियों में मैंने उसकी मदद की, वो जानता है। अब आप हिंदी में कह देते हैं वो जानता है, लेकिन हमको हिंदी में भी पता है क्या कहना चाहिए, वो इस बात को जानता है, या वो ये जानता है, ऐसे बोलना चाहिए हिंदी में भी। अब हम हिंदी में गलत बोलते हैं तो हमको इंग्लिश में भी सही लगता है, मतलब हिंदी में हम उसको सही मानते हैं ना, तो उसको हमको इंग्लिश में भी सही लगता है। तो हिंदी की लैंग्वेज सुधार दो, इंग्लिश की अपने आप सुधरना शुरू हो जाएगी। ओरल लैंग्वेज सुधारो सबसे पहले, ठीक है। सो ही नोज, आप कुछ भी ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हो, कर लिया बेटा, डबल मेहनत हो गई, डबल प्रैक्टिस हो गई, ऐसे सोचो। ठीक है। सो या तो लिखो ही नोज दैट, पूरी बात बताओ भी क्या जानता है, और नहीं तो फिर हम शॉर्ट में पता है क्या लिख सकते हैं, ही नोज इट, वो ये जानता है, ही नोज इट, पर ऑब्जेक्ट लगना जरूरी है। अच्छा, ऑब्जेक्ट का काम कौन कौन करता है ये भी याद रखना, नाउन या प्रोनाउन, दैट्स इट। इट प्रोनाउन है ना, इट प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये भी आप ऑब्जेक्ट लगा रहे हो, तो आपको क्या क्या चीज है जो ऑब्जेक्ट के रूप में आप लगा सकते हो, ये पहली क्लास में बताया था, है ना, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, समझ आया। तो ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब की एरर। ही आस्क्ड फॉर द परमिशन टू गो टू द सिनेमा, उसने सिनेमा जाने की परमिशन मांगी, बट हिज फादर डिड नॉट गिव, किंतु पिताजी ने नहीं दी। क्या नहीं दी? अब ऐसे नहीं कहेंगे सर, अंडरस्टूड है ना, क्यों? ऐसा हो सकता है परमिशन दे दी, गाड़ी की चाबी नहीं दी। ऐसा भी हो सकता है परमिशन भी दे दी, गाड़ी की चाबी दे दी, मूवी के पैसे नहीं दिए। ऐसा भी हो सकता है मूवी के पैसे दिए लेकिन पॉपकॉर्न के पैसे नहीं दिए। तो क्या नहीं दी मेंशन करना जरूरी है, ऑब्वियस बात है। पिताजी ने नहीं दी, क्या नहीं दी, परमिशन। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट जोड़ोगे, गलती बनेगी, एरर बनेगी। तो आप अगेन या तो लिख दो द परमिशन, और या फिर लिख दो परमिशन, परमिशन की जगह आप इट भी लिख सकते हो, वेरी गुड। क्योंकि नाउन, प्रनाउन का काम क्या होता है, नाउन की रिपीटेशन को रोकना। तो आपने द परमिशन का जिक्र पहले कर रखा है, तो आप दोबारा द परमिशन ना लिख के सिंपली लिख सकते हो it। किसका? हाँ, नहीं लिखने की जरूरत तो है, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर टूट रहा है। ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब में अब गिव, देना, 100% ट्रांजिटिव होगी, आप बताओगे किसको देना है और क्या देना है। तो ही डिड नॉट गिव एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसका आगे ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से होना चाहिए। अब आप ऑब्जेक्ट लिखो, जरूरी नहीं है वो नाउन कॉपी करो, आप प्रोनाउन लिख दो, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम नाउन और प्रोनाउन दोनों ही कर सकते हैं। डन, ठीक है ना, क्लियर? हाँ, ऑब्जेक्ट का दो सर, इसका नाम भी उसका, किसके नाम? इसका नाम हाँ हो सकता है, ही टोल्ड राम ए स्टोरी, ही टोल्ड राम ए स्टोरी, उसने राम को स्टोरी बनाई, बताई। मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में काम, जैसे मानता काम और काम हाँ, करेक्ट में होता हाँ हो सकता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई भी दो नाउन या प्रनाउन हो सकते, है। तीन नहीं हो सकते, तीन नहीं हो सकते आप। ऐसा वर्ब दो भी है। हाँ वर्ब दो हो गई तो फिर देखो एक वर्ब के रूल चल रहे हैं, तो एक वर्ब में दो हो सकते हैं, तो दो में चार हो सकते हैं, तीन में छह हो सकते हैं, ऐसे तो फिर करते जाओ ना मल्टीप्लाई, वो तो अंडरस्टूड हो गया ना। He told a story to Ram and Shyam. तो देखो, ही टोल्ड ए स्टोरी टू राम एंड श्याम कहेंगे ना, तो राम एंड श्याम को सिंगल ऑब्जेक्ट मानेंगे, उसके अंदर एक दो तीन लोग हैं वो मुद्दा नहीं है। वो अभी मैं कहूं बॉय, तो ऑब्जेक्ट है, क्या हुआ?
ओके, मैं कहूँ बॉय तो ऑब्जेक्ट है, मैं कह दूं बॉयज तो क्या बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं क्या? ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना, वो प्लूरल फॉर्म में। समझ गए? क्लियर है? तो राम एंड शाम को मतलब इफेक्ट किस पर पड़ा? राम एंड शाम पर पड़ा, तो उसको एक यूनिट मान के एक ऑब्जेक्ट माने। ठीक है, क्लियर? समझ आया अभी? चलें आगे। सो बताओ ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्लियर है? तो हम आगे बढ़े, एक बार रिपीट करोगे क्या? फिर हम लास्ट क्लासिफिकेशन की तरफ चल रहे हैं, डायनेमिक और स्टेटिव। एक बार मुझे रिपीट करके बताओ ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, और ये पक्का लास्ट है। हम सोच रहे आए जा रहे हैं ना, ये पक्का लास्ट है। चार क्लासिफिकेशन होता है, इंटेंसिव वर्ब कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, वो स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब है ना, तो उसको क्लासिफिकेशन में नहीं काउंट करते हैं। चार क्लासिफिकेशन कौन से हुए? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, दूसरा क्या पढ़ा था हमने? फाइनाइट नॉन फाइनाइट, तीसरा अभी पढ़ा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, और चौथा पढ़ेंगे डायनेमिक स्टेटिव। ठीक है, क्लियर? और डायनेमिक स्टेटिव वर्ब्स का टेंस वाले चैप्टर में रोल है, औरों का भी है, जैसे मैंने अभी स्पेसिफिक बताया ना, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट का रोल उधर है, ऐसे तो सबका सब में रोल है, बट खास रोल है। ठीक है, हाँ, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव फटाफट से रिकॉल करो ना। इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, फिर क्या हो सकता है? दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? कोई बात नहीं, नाम याद नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ऑप्शनल, ऑप्शनल को हटा सकते हैं चाहो तो, ऑब्लिगेटरी को नहीं हटा सकते, यही एरर बन सकती है एग्जाम में। और अगेन इंट्रांजिटिव वर्ब की एरर कम बनेगी, बनेगी तो ज्यादातर ट्रांजिटिव की बनेगी, पर पढ़ना जरूरी है। आ जाओ ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें वर्ब हो, कितने स्ट्रक्चर, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट हो, वर्ब तो सब में होती है, ऑब्जेक्ट हो, है ना, और कितने स्ट्रक्चर में हो सकता है ऑब्जेक्ट? पहला स्ट्रक्चर सिंगल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट होंगे तो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, चौथा वेरी गुड। आज वर्ब वो क्या बनेगी, मतलब एरर कैसे बनेगी? ऑब्जेक्ट लगना कंपलसरी है, लेकिन मैं नहीं लगा रहा हूं, तो वहां पे क्या बन जाएगी? एरर बन जाएगी। ऑब्जेक्ट लगाएंगे या तो हम नाउन की फॉर्म में लगाएंगे या प्रोनाउन की फॉर्म में लगाएंगे। चलें आगे, लास्ट क्लासिफिकेशन स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब्स। अब देखो स्टेटिव डायनेमिक का वैसे मीनिंग पता है आपको? स्टेटिव डायनेमिक का वैसे इन जनरल क्या मीनिंग होता है? नहीं, वो तो इमेजिनरी होती है। क्या? क्या? डायनेमिक सुना है तो बताओ, डायनेमिक मतलब क्या? धमाका? अच्छा अच्छा अच्छा, वो डायनामाइट होता है। ठीक है, डायनामिक, देखो डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, जिसमें गति हो। ठीक है ना, कहते हैं ना एक पर्सन को डायनेमिक होना चाहिए, मतलब गतिशील होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो काम कर रहे हैं बस उसमें फिक्स रहे, वर्सेटाइल होना चाहिए और नए नए काम करने की सोचनी चाहिए। ठीक है ना, एक बिजनेस कर रहे हैं, एक से दो करनी चाहिए, दो से तीन, ऐसे गतिशील होना। ठीक है। और स्टेटिव क्या होता है? स्थिर। स्टेटिव क्या होता है? स्थिर, जिसमें गति ना हो, जो अपनी चीजों से सीमित हो, भाई संतुष्ट हूं सर मैं तो। ठीक है, तो दो तरह के पर्सन भी हो सकते हैं, स्टेटिव पर्सन, डायनेमिक। यहाँ पे वर्ब की बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है? वर्ब की। अब देखो जब अपन वर्ड्स बनाते हैं तो एग्जैक्ट मीनिंग कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते कि जिस वर्ब में गति है और जिस वर्ब में गति नहीं है, एग्जैक्टली ऐसे नहीं बना सकते हम, है ना, बट उससे मिलता जुलता मीनिंग निकल के आता है। 1 सेकेंड, हेलो। हाँ हाँ, ठीक है। चलो देखो, अब कैसे गतिशील, देखो हम जनरली वर्ब्स को चार टेंसेस में डिवाइड करते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस नहीं पढ़े कोई बात नहीं, नाम तो पढ़े होंगे। टेंस नहीं पढ़े कोई बात नहीं, नाम तो पढ़े होंगे। देखो अब हर एक कॉन्सेप्ट में रोल है, तो डिटेल में नहीं पढ़ते कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा 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 तो पढ़ना पड़ेगा, और डिटेल में फिर जब टेंस आएगा तो टेंस भी डिटेल में पढ़ना ही है। समझ गए? अभी जैसे मैंने एक्टिव पैसिव के बारे में थोड़ा बहुत बताया ना। ठीक है, चलिए। सो चार तरह के, हर टेंस चार पार्ट्स में डिवाइड होता है, सिंपल, कंटिन्यूअस लिख देता हूं मैं, सिंपल, नेक्स्ट परफेक्ट, हाँ लाइट फ्री आ रही है, तो आप काय के लिए हो? तो मेरी मेरे मैं क्या इधर मुजरा कर रहा हूँ? मेरी भी तो क्लास चल रही थी, आपको दिख गया तो आप बंद कर दो। सिंपल, ठीक है, हो गया है ना? अब दांत बंद करो फटाफट, मुद्दे पे आओ। सिंपल कंटिन्यू, ये क्लासिफिकेशन आज ही खत्म करना है ना। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट। हर एक्शन
इसी 4 में जाएगा। तो डायनेमिक का मतलब क्या था? स्टेटिव मतलब रुक जाए। तो डायनेमिक वर्ब तो चारों में चला जाता है, सिंपल में भी चला जाता है, कंटिन्यूअस में भी चला जाता है, परफेक्ट में भी चला जाता है, गति है उसमें। स्टेटिव वर्ब जो होता है ना, उसको कंटिन्यूअस में जाने की पाबंदी होती है। अब कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नहीं जाएगा। ठीक है। अब देखो डेफिनेशन देखो, ये वर्ब वो होती हैं जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में किया जा सकता है, यानी इन शॉर्ट सब में किया जा सकता है, इसमें तो गति है। ये तो वर्सेटाइल है, मतलब ये एक तरीके से एडजस्ट कर लेता है अपने को कहीं पर भी। लेकिन स्टेटिव वर्ब स्थिर है, ठीक है ना, डीट है वो अपने आप को कंटिन्यूअस फॉर्म में एडजस्ट नहीं करता। तो स्टेटिव वर्ब की डेफिनेशन हो गई। अच्छा एग्जाम्पल ले लो चलो उसका, राम प्लेस क्रिकेट। तो अब प्ले को आप कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे ना, अभी आप ज्यादा नहीं समझेंगे बट शॉर्ट में समझो, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। और थर्ड फॉर्म में जैसे परफेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो राम, अच्छा कंटिन्यूअस में कर सकते नहीं कर सकते इस पे मुद्दा हो रहा है ना, तो चारों में नहीं करके बता रहे। बाकी आप एक टेंस को 4 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी बात हो रही है सिंपल कंटिन्यूअस की, हालांकि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नहीं जाएगा, है ना, टेंस वाले चैप्टर में आए फिर चारों में कन्वर्ट करके बताएंगे, ठीक है। तो राम प्लेस क्रिकेट भी करेक्ट है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट भी करेक्ट है, ठीक है। अब स्टेटिव वर्ब का एग्जांपल लो। ये वर्ब वो है जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जा सकता, उन वर्ब्स को क्या कहते हैं? स्टेटिव वर्ब। अब इसको कंटिन्यूअस में करके बताओ। आई नो राम, मैं राम को जानता हूं। अब इसको कंटिन्यूअस में चेंज करने की कोशिश करो। आपको तो बिल्कुल नील नॉलेज है मतलब टेंसेस की। कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म आती है, सबसे पहली चीज ही वो होती है ना। चलो कोई बात ही नहीं है। आई एम नोइंग राम, मैं राम को जान रहा हूं। अब जानने का मतलब पता है क्या होता है? जैसे सपोज करो अभी चर्चित आया मेरे सामने, अब मेरे को नहीं पता इसका नाम चर्चित है, और जैसे ही मैंने इसको कहा कि हु आर यू या व्हाट इज योर नेम, तो इसने कहा कि आई एम चर्चित, आई एम चर्चित। तो मैं इसको जान गया, मैं इसको जान गया। अब जानकर समझना नहीं है, वो अलग वर्ब हो गई, फिर समझना अलग वर्ब हो गई। बस इसकी आइडेंटिटी मेरे सामने रिवील होना जानना होता है। तो अब कंटिन्यूअस फॉर्म में कैसे जानूंगा? ठीक है, धीरे धीरे अपना नाम बता रहा है, चर्चित। भाई या तो मैं इसको जानता हूं या मैं इसको नहीं जानता हूं, दो ही बातें होती हैं। मैं इसको जान रहा हूं ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती। तो कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं जा सकते, वो या तो होते हैं या वो नहीं होते हैं, या तो वो होते हैं या वो नहीं होते हैं। जैसे जैसे मैंने कह दिया स्विच ऑफ, अब स्विच ऑफ या तो होगा या नहीं होगा, ऐसे होगा क्या? स्विच ऑफ हो रहा है, धीरे धीरे स्लो मोशन में बंद कर रहे हो आप, और स्लो मोशन में बंद करोगे ना तो वो झटके, तो कैसा भी स्विच हो, वो जैसे ही करंट हटेगा और हैंड टू हैंड 1 सेकंड में बंद होगा, वो 1 सेकंड भी कम ज्यादा कह रहा हूं मैं, 1 नैनो सेकंड में बंद होगा। तो ये एक्शन कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं। आप भले आपका मोशन धीरे धीरे करो, लेकिन जैसे उसका करंट डिसकंटिन्यू होगा वो ऑन द स्पॉट। हाँ बटन इतना बड़ा है, लेकिन स्विच ऑफ तो वो एक मोमेंट पे होगा, एंड पे या कहीं पर भी एक मोमेंट पे ही होगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि यहां से लेके यहां तक के प्रोसेस में वो स्विच ऑफ हो रहा है, स्विच ऑफ तो एक मोमेंट पे ही होगा ना। तो एक्शंस होते हैं जो कंटिन्यूअस फॉर्म में जा सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं, समझ गए? तो स्टेटिव वर्ब कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं जाएगी, और नो वर्ब इसमें इंपॉर्टेंट वर्ब है, ये कई सारे सेंटेंस में यूज होती है आई एम नोइंग राम करके, जो कि गलत है, ठीक है। तो अगर मैं इसका कर दूंगा ना आई एम नोइंग राम, दैट विल बी द रॉन्ग सेंटेंस। आई हैव नोन राम, आई हैव। अब सुनो, इसको 4 में ले आया है, देखो ध्यान से, ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट होगा, और ये भी इनकरेक्ट होगा। अब सवाल ये आता है कि सर अगर ये दोनों सेंटेंस आ जाए एग्जाम में तो उनको करेक्ट कैसे करें? तो करेक्ट करने का तरीका होता है इनसे जस्ट ऊपर वाले टेंस में। तो कंटिन्यूअस तो सिंपल फॉर्म में करेक्ट होगा, जस्ट ऊपर 4 होते हैं ना, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट अभी बताया ना, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस वाले दोनों गलत हैं स्टेटिव वर्ब्स के केस में, तो हम क्या करेंगे, जस्ट ऊपर वाले में इसको इंप्रूव करेंगे। अगर कंटिन्यूअस है तो उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब वो इंप्रूव हो जाएगा सेंटेंस। और अगर हाँ, आई एम नोइंग राम को आई नो राम बना दो, टेंस बदलना टेंस वाले चैप्टर में सिखाएंगे, अभी की तो ये याद रखो कि करते कौन से टेंस में, ठीक है। कंटिन्यूअस को सिंपल में और परफेक्ट कंटिन्यूअस को परफेक्ट फॉर्म में ही चेंज करके हम इसको सही कर सकते हैं। सिंपल में तो सही है ना, सिंपल और परफेक्ट में तो कोई गलत ही नहीं है। स्टेटिव वर्ब्स गलत कहाँ है? कंटिन्यूअस फॉर्म में गलत है और परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में गलत है। तो परफेक्ट फॉर्म में अगर वो गलत, कंटिन्यूअस फॉर्म में वो गलत है, तो उसको सही कौन से फॉर्म में करेंगे हम? कौन से फॉर्म में करेंगे?
सिंपल फॉर्म में, और परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म में वो गलत है, तो किस फॉर्म में सही करेंगे? परफेक्ट फॉर्म में। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जो डायनेमिक हैं और स्टेटिव हैं। तो अगेन मेरे पास लिस्ट है। ठीक है, अगेन मेरे पास देखो, मैं स्टेटिव वर्ब की लिस्ट बताऊंगा, मैं डायनेमिक की क्यों बताऊंगा? डायनेमिक तो सब में जा सकती है ना, करोड़ों वर्ब हैं, करोड़ों से भी ज्यादा वर्ब्स हैं, एक्शंस तो बहुत सारे हैं। अब मैं केवल वो एक्शंस बताऊंगा जो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं जा सकते, यानी मैं केवल स्टेटिव वर्ब्स की लिस्ट बताऊंगा, जो बच गई सारी की सारी डायनेमिक। तो हमको सीखना तो स्टेटिव्स को है, मतलब लिस्ट हमको स्टेटिव की देखनी है। देखें, जो स्टेटिव होगी वो डायनेमिक कैसे होगी बेटा? जो सकर्मक होगी वो अकर्मक हो जाएगी क्या अचानक से? जब क्लासिफिकेशन दो है, रास्ते दो हैं, तो जो इस रास्ते पे जा रहा है वो उस रास्ते पे कैसे जाएगा? ठीक है, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनको चारों फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जैसे अभी ऊपर देखो प्ले वर्ब। प्ले वर्ब को आप चारों फॉर्म में यूज कर सकते हो, दो में तो उसने करके दिखाया है, आप थर्ड फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। राम हैज प्लेड क्रिकेट और हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो प्ले वर्ब जो है वो है डायनेमिक, इसको चारों टेंस में यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन नो वर्ब जो है वो क्या है? स्टेटिव, इसको आप कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। और नो वर्ब के अलावा जो वर्ब्स हैं उसकी लिस्ट आपको अभी दे रहे हैं। हाँ बोलो। ऑब्वियसली स्टेटिव में बनेगी, तो कहा उसी में बनेगी। क्यों, क्या हुआ? गाड़ी की चाबी गुम हो गई? तो सर के फोन में चेक कर लो ना। सर अभी फ्री है क्या, कोई क्लास है क्या सर? अच्छा, तो मेरे फोन में चेक कर लेगा तू, चला के दे दूं? ये विष्णु क्यों खड़ा है यहाँ पे? तो गले की चाबी यहाँ लेके आया, तो पापा गले की चाबी ढूंढ रहे होंगे। कितनी देर पहले की? टाइम बताओ, टाइम। कहाँ कोई थी? लो, ये 9 बजे, 9 बजे का है, अब आगे पीछे स्क्रॉल कर देना। हाँ जी, देखो इधर। ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं है। लिस्ट दे दूं स्टेटिव वर्ब्स की, जिसको कंटिन्यूअस फॉर्म में भूल के भी यूज मत करना, अगर कर दोगे तो गलत हो। हाँ बिल्कुल, चारों में, चारों में। प्लेस भी करेक्ट है, इस प्लेइंग भी करेक्ट हैज प्लेड भी करेक्ट है, और हैज बीन प्लेइंग भी करेक्ट है, चारों करेक्ट है इसमें। ये कंटिन्यूअस में चेंज नहीं हो सकते, बाकी दो में चेंज हो सकते हैं। ठीक है क्या? करेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट। जनरली वर्ब्स डायनेमिक ही होती हैं, क्योंकि टेंस में हमने सीखा है कि सबको चारों फॉर्म में, अभी तक तो टेंस जिसने भी पढ़ाया, जैसे भी पढ़ाया, चारों फॉर्म में कन्वर्ट करके ही बताया। पर कुछ केसेस में वर्ब क्या होती हैं? स्टेटिव होती हैं, वो कुछ वर्ब सीखनी है अपने। ठीक है, होगी ना, नोइंग और टू नो। तो वो वहां पे नोइंग जो चीज है, नोइंग जो वर्ब है, वो टेंस में ही आएगा, ऐसा किसने कहा? टेंस के स्ट्रक्चर में ही नोइंग आ सकता है, उसके अलावा नोइंग नहीं आ सकता क्या? आ सकता है ना। नहीं पता? क्यों नहीं पता? नो की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो होता है, जेरंड भी बनता है। बनता है नहीं बनता है? सीखा है ना अपने एडजेक्टिव में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जेरंड। जेरंड क्या होता है? एक नाउन होता है, एक तरीके का नाउन होता है। तो नोइंग एक नाउन भी तो बन सकता है, एक सेंटेंस में नाउन का काम भी तो कर सकता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा नोइंग इज इंपॉर्टेंट, जानना जरूरी है। तो यहाँ पे नोइंग जो है वो क्रिया थोड़ा ना है। देखो एक्शन देखो, सेंटेंस देखो। नोइंग, जैसे नोइंग पीपुल, नोइंग या नोइंग लिखो एक बार, नोइंग इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ऐसे मत मान लेना, कई बच्चे तो पता है क्या करेंगे, सर सेंटेंस ही गलत है, इज नोइंग होता है, नोइंग इज थोड़ा ना होता है। इज नोइंग होता है, हेल्पिंग वर्ब तो पहले आती है, ऐसे मान लेंगे, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो वर्ब तो यहाँ खत्म हो गई, ये नोइंग यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये एक जेरंड है। क्या है ये? एक जेरंड। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी केवल और केवल वर्ब का काम करे, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, अभी क्लियर है? हाँ जी। अब लिस्ट दे दूं फाइनली, या और कोई डाउट्स हैं? नो? तो कुछ एक लिस्ट, पूरी एक बार लिस्ट खोल देता हूं, उसको अपन कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं।
एक बार पूरी लिस्ट खोल लेना तुम। अच्छा, लिस्ट एक्चुअली नेक्स्ट शीट पे, चलो फिर पहले परफॉर्मेटिव वर्ब्स देखो। हाँ ये लास्ट ही है। स्टेटिव वर्ब्स जो है ना, स्टेटिव वर्ब्स जो है ना, जैसे अपन ने इंटेंसिव वर्ब दो कैटेगरी में सीखी थी, एक तो बी वर्ब और बची हुई वर्ब सीखी थी। वैसे ही स्टेटिव वर्ब भी दो कैटेगरी में, एक तो परफॉर्मेटिव वर्ब्स और बची हुई वर्ब्स। तो बची हुई वर्ब्स नेक्स्ट शीट पर है, अभी पहले चार परफॉर्मेटिव वर्ब्स को देखो। करना वही है, आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना, बस इतना याद रखना है ना, चीज एक ही दोनों के लिए। तो एग्री, डिसएग्री, सी, अंडरस्टैंड। एग्री डिसएग्री का मतलब क्या होता है, सहमत होना। और सी और अंडरस्टैंड का मतलब यहां पर देखने से नहीं है, पहली बात। यहां पर जैसे मैं कहता हूं ना आई सी, ओ आई सी, तो इसका मतलब क्या होता है, हाँ देख लूंगा तेरे को, इसका मतलब ये नहीं होता। नहीं मैंने देखा नहीं है। देखो सी और अंडरस्टैंड का मीनिंग भी एग्री और डिसएग्री से लिया जाता है। जैसे सपोज करो आपको किसी ने, आपकी अपने दोस्त ने कोई दुख भरी कहानी सुनाई या कुछ भी अपने बारे में कोई ट्रेजेडी बताई, तो आप क्या कहते हो, यस आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझता हूँ। तो वहां पे कोई पाइथागोरस थ्योरम समझने की बात थोड़ी ना हो रही है, वहां पे समझने की बात है कि हाँ मैं तेरी बात से सहमत हूं, जो तू कह रहा है सही है। तो सहमति देना और असहमति देने के लिए भी सी और अंडरस्टैंड किसी किसी सर्कमस्टेंस में यूज होते हैं। उस सर्कमस्टेंस में उनको परफॉर्मेटिव वर्ब्स माना जाता है। क्या माना जाता है, परफॉर्मेटिव वर्ब्स। परफॉर्मेटिव वर्ब्स मतलब या तो सहमत होना या फिर वही ओके आई सी, आई सी। आपने पुरानी पिक्चरों में नहीं देखा क्या, पुरानी पिक्चरों में देखा होगा कि कोई घटना हुई, जैसे मान लो किसी ने किसी की डेथ की इंफॉर्मेशन दी, तो सामने वाला ऐसे दुखी होकर कहता है आई सी। तो इसका मतलब थोड़ा ना कि मैं देख लूंगा कैसे मरा, इसका मतलब है कि हाँ मैं एग्री हूं, जो तू कह रहा है उस बात में मैं एग्री हूं, मैं तेरी बात का विरोध नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सेंटेंस देखो। ये वर्ब्स स्टेटिव वर्ब की श्रेणी में आती हैं चारों। तो आई एम एग्रीइंग विथ यू, या तो भैया मैं आपसे सहमत होऊंगा या मैं आपसे सहमत नहीं होऊंगा। मैं आपसे सहमत हो रहा हूं ऐसा सेंटेंस नहीं होता, तो गलत हो गया कंटिन्यूअस टेंस में। अब कौन से टेंस में अभी ये, कंटिन्यूअस टेंस में, तो उससे ऊपर वाले टेंस में इसको इंप्रूव कर दो, आई एग्री विथ यू। ऊपर वाले टेंस में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई एग्री विथ यू। या तो लिखोगे आई एग्री विथ यू, या फिर लिखोगे आई डिसएग्री विथ यू, दैट्स इट। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस विद आई एग्री विथ यू। नेक्स्ट देखो, आई डिसएग्री विथ यू, ये भी करेक्ट है, जैसे आई एग्री विथ यू करेक्ट है वैसे ही आई डिसएग्री विथ। ओ आई सी, तो इसमें अभी जो मैं बात कर रहा था, तो ऐसे नहीं कहूंगा ओ आई एम सीइंग, ऐसे नहीं कहूंगा ठीक है ना। ओ आई हैव बीन सीइंग, ऐसे नहीं कहूंगा, ठीक है ना। वहां पे सी का मतलब कुछ और है, वहां पे सी का मतलब मिलना है कि हाँ मैं तुमसे मिलूंगा। ठीक है, सी यू आ गया ना, सी यू तुमसे मिलूंगा, मिल गई। किसके पास थी, उसने डालिया तेने, लक्की कहाँ है। अच्छा जाओ, बर्थडे आप आज आपका, इधर आ, जल्दी आ, अरे जल्दी आ, बर्थडे आज तेरा, तो शर्मा क्यों रहा है, अंदर आ। अरे तेरा बर्थडे है क्या, तो अंदर तो आ जा। हैप्पी बर्थडे, एवरीवन विश हिम हैप्पी बर्थडे, बस सिंपल हैप्पी बर्थडे। ओके इधर आ, आशीर्वाद ले, गॉड ब्लेस यू, जाओ। ठीक है, बर्थडे अच्छे से मनाना, और उठपटांग हरकतें कम किया कर। तुमसे सीनियर है वो, थोड़ी तो शर्म करो। दोस्त हो तो भी क्या हुआ, आप है तो आपसे सीनियर। चलो ठीक है, आ जाओ। ठीक है, समझ में आया। तो सी वर्ब को भी जब आप सहमति असहमति देने के रूप में प्रयोग करो, परफॉर्मेटिव वर्ब की तरह प्रयोग करो, तो अब आईएनजी नहीं लगा सकते, आप सिंपल फॉर्म में रखोगे ओ आई सी, ऐसे नहीं करोगे ओ आई एम सीइंग। अगला देखो, अंडरस्टैंड का भी लिख सकते हो, ओके आई अंडरस्टैंड, तो ऐसे नहीं कहोगे ओके आई एम अंडरस्टैंडिंग हाँ मैं समझ रहा हूं तेरी बात, नहीं ऐसे नहीं। अंडरस्टैंड का मीनिंग यहाँ पे सहमति देना और असहमति देने से, कि हाँ मैं तेरी बात समझ गया हूं, या मैं सहमत हूं जो तू कह रहा है वो सही है। तो सहमत या, वहां पे देखो, वहां पे समझने का मतलब एक्चुअल समझने से है। आप अंडरस्टैंड का मीनिंग एग्री से लो, बार बार कह रहा हूं। सी और अंडरस्टैंड का मीनिंग लो सहमत होना या असहमत होना ओनली। हाँ
और कोई हो ही नहीं सकता, सोचो आप और कौन सा शब्द हम इसकी इसकी एग्री और डिसएग्री को सब। एग्री और डिसएग्री का मतलब क्या होता है? अब किसी भी लैंग्वेज में एक शब्द का प्रयोग दूसरे शब्द के मीनिंग में नहीं करते क्या हम? हाँ, तो डिसएग्री, डिक्लाइन और डिसएग्री में क्या डिफरेंस है? एक ही बात है भाई, सहमत नहीं होना, एक्सेप्ट नहीं करना। वैसे एक्सेप्ट का अपोजिट होता है डिक्लाइन। ठीक है, अब जो मैं समझा रहा हूँ वो समझना चाहोगे या अपनी अपनी बातें करोगे? तो एग्री और डिसएग्री की जगह अगर सी और अंडरस्टैंड आ जाए, उसका मीनिंग शो करता हुआ सी और अंडरस्टैंड आ जाए। सी का मतलब देखने से ना हो, अंडरस्टैंड का मतलब समझने से ना हो, सी या अंडरस्टैंड दोनों का मतलब किसी बात पे सहमत या असहमत होने से हो, उस केस में ये चारों या जो भी, चलो सी और अंडरस्टैंड के अलावा कोई भी वर्ब्स कह देता हूं मैं, वैसे होती नहीं है, जो एग्री और डिसएग्री का मीनिंग शो कर रही हो, वो वहां पे परफॉर्मेटिव वर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? और ये कह रहा है कि परफॉर्मेटिव वर्ब्स जितनी भी होती हैं वो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। क्या होती हैं वो? और स्टेटिव वर्ब्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? आईएनजी फॉर्म में नहीं आती। तो जैसे एग्रीइंग नहीं हो सकता, वैसे सीइंग नहीं होगा यहाँ पे, और वैसे इसी सेंटेंस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा या डिसएग्रीइंग नहीं होगा, सब सारे के सारे सिंपल फॉर्म में ही आएंगे। क्लियर है अभी सारी बातें? तो पहली कैटेगरी थी, मतलब एक कैटेगरी थी परफॉर्मेटिव वर्ब्स स्टेटिव वर्ब में, और दूसरी है अच्छा वर्ब्स ऑफ परसेप्शन भी, चलो फिर कल ही करेंगे। ठीक है, तो स्टेटिव वर्ब्स खत्म नहीं कर पाए हम, कुछ 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 होता रहा, तो कैटेगरी तो अभी भी लास्ट ही चल रही है। लेकिन अब वो वर्ब्स ऑफ, देखो मैं एक तो आपको कह दूं स्टेटिव वर्ब्स हैं इतनी सारी स्टेटिव वर्ब्स हैं, और मैं कह दूं सबको याद करो, तो थोड़ा मुश्किल है याद करना, और मैंने उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, लाइक परफॉर्मेटिव, परसेप्शन और फिर बची हुई अदर, तो थोड़ा याद करना आसान हो गया। तो सब कैटेगरीज हैं एक तरीके से स्टेटिव वर्ब्स की, बाकी है तो सारी की सारी स्टेटिव वर्ब्स। क्या एक्सेप्शन क्या होता है? परसेप्शन क्या होता है? चलिए बता। एक्सेप्शन। चलिए तो फिर बाकी हम कल ही पढ़ेंगे, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन और अदर स्टेटिव वर्ब्स हम कल करेंगे। कल अभी मैं ग्रुप में बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। बताऊंगा ग्रुप में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।